बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। हमारे प्रोग्रामों के सिलसिले में ये आज का आखिरी प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम है NA 97 फैसलाबाद के हवाले से। और फैसलाबाद की भी एक जो नशिस्त है, ये जो तालियाँवाला की नशिस्त कहलाती है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी मदद करने के लिए आसम नसीर साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी मदद करने के लिए फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ़ खुर्रम शहजाद, हस्ब मामूल रिमल रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। इन जो फैक्ट्स हैं और जो डाटा होता है, जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं, उसके लिए आज हमारे होंगे एस्ट्रोलॉजिस्ट शेख जवार रज़ा जावा साहब। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने दोस्त आसम नसीर से। आसम नसीर, क्या है ये NA 97 फैसलाबाद? बरादरियाँ यहाँ पे बलोच हैं, वट्टू हैं, अराई हैं और कर्ल हैं, ये हैं यहाँ की अहम बरादरियाँ। क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है? देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया और आपको बड़ा मुबारक हो। आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समा का इलेक्शन सेल लेके चले और ग़ालिबन आज आपका आखिरी प्रोग्राम इलेक्शन ट्रांसमिशन की ये जो हिस्सा था ना कि 2024 इफ्तिखार के साथ, अभी बहुत बड़ी ट्रांसमिशन हम करने वाले हैं। वो तो आप बताएंगे। नहीं, बहुत बड़ी ट्रांसमिशन होने वाली है। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि ये हमें फ़ख्र होगा कि उस ट्रांसमिशन में हमारे हज़ारों जो दोस्त हैं जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, वो उस ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने के लिए हमारी मदद कर रहे होंगे। जी सर। इफ्तिखार साहब, अली गौहर बलोच ये हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, और इस वक्त उनका मुकाबला जो है वो PTI के उम्मीदवार के साथ नहीं बल्कि IPP के एक ऐसे उम्मीदवार के साथ है कि एक बड़ा उनका नाम है। गो के वो इंतखाबी सियासत में गुज़िश्ता इंतखाबात में उस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके क्योंकि अपने हल्के को नहीं जुड़े, लेकिन अब उन्होंने अपना ये तांद्रियावाला का इसलिए हल्का उठाया हुमायूं अख्तर ख़ान ने कि एक तो उनका वहाँ पर ज़ली रकबा है, तकरीबन 40 मरबे के करीब उनकी ज़मीन है कि वहाँ पर उनकी जो उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है और वहाँ पर उनकी काश्तकारी होती है। उसके साथ साथ उनकी शुगर की मिल भी है, तो कारोबार भी उनका वहाँ पे जुड़ा हुआ है उस जगह के साथ। वो IPP के उम्मीदवार के तौर पर आए और उनका मुकाबला होगा अली गौहर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के साथ। जबकि तीसरा जो नाम है वो सादुल्लाह बलोच का है, जो कि आज़ाद हैं और PTI के हमायत याफ्ता हैं और उनके साथ है। लेकिन जो असल में मैं मुकाबला देख रहा हूँ वो है हुमायूं का और अली गौहर का। अब हुमायूं अख्तर के साथ आ जाती हैं आयशा रजब बलोच, जो कि मुस्लिम लीग नून की पहले यहाँ से जो है मेंबर नेशनल असम्बली थी। अभी वो नाराज़ हुई और अली गौहर की वो जो है करीबी अजीज़ा है, और अली गौहर को जो बलोच का वोट है वो स्प्लिट हो जाएगा हुमायूं अख्तर के साथ। तो क्यों ना पूरी तफसील में खुर्रम शहजाद साहब से ले लूँ। हम लाहौर में बैठे बातें कर रहे हैं, खुर्रम शहजाद तो हमारा वहाँ पे खुद मौजूद है मौके पे। जी खुर्रम साहब, आप मेरे साथ हैं? खुर्रम शहजाद साहब, आप मेरे साथ हैं? ठीक है, आप जारी रखें क्योंकि वो मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप होगी। कि बड़ा मैं महसूस करता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर हमने इतनी डेवलपमेंट की बातें करते हैं और हम टेलीफोन की जो अच्छी लाइनें फैसलाबाद और तांदावाला में हमारे पास अच्छा लिंक नहीं है। कभी सोचिएगा इस पे भी? नहीं, ये तो आप बड़े लोगों के मेरा पास ख्याल है जो सियासतदान आ रहे हैं उनके लिए भी ये इम्तिहान है कि खुदारा पाकिस्तान का टेलीकम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उन्होंने भी सही कराओ। जो सूरत हाल है कि यहाँ पे लाइन ही नहीं आपकी। हुमायूं अख्तर हमारे साथ। हुमायूं अख्तर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। हुमायूं अख्तर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि ये जो इलेक्शन के मुहिम होती है उसमें से वक्त निकालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो आखिरी वोटर तक पहुंच जाए, क्योंकि मुमकिन है वो आखिरी वोटर जहां वो गया था वही उसको कामयाब करवा दे। आपका शुक्रिया। हुमायूं, आपने ये क्या किया कि लाहौर से उठे और तानियावाला में चले गए? क्या आपकी यहाँ पे बहुत बड़ी ज़मीनें हैं जो और शुगर मिले हैं, इस बिना पे आप वहाँ पे गए? देखिए, मेरा इफ्तिखार 34 साल से ताल्लुक है इस इलाके से। इस दफ़ा मैंने ये रूरल इलाके ज़्यादा स्टेबल होते हैं जी, इसमें ज़्यादा धड़ों की शख्सियात की सियासत होती है। शहर इसके बिल्कुल बरक्स होता है। तो इस इलाके की सियासत कुछ इस तरह की थी कि मुझे मौका नज़र आ रहा था कि इसकी सियासत में आके इधर अपनी जगह बनाई जाए।
ये वजह बनी मेरे इधर आने की। मुझे हम ये बताइएगा हमायूं के बलोच हैं, इधर वट्टू हैं, अराई हैं, खर्ल हैं, और आप इनमें से किसी भी ज़ात से तल्लुक़ नहीं रखते, तो आप की इतनी बड़ी बरादरी भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर आप कैसे इस बात की तवक्को करते हैं कि आप अपने मुकाबल जो उम्मीदवार हैं अली गौहर खान बलोच और सादुल्लाह बलोच और नदीम खान बलोच को शिकस्त दे पाएंगे? देखिए, इफ्तिखार कहा जाता है कि लाहौर में अगर आप अराई नहीं है और कश्मीरी नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैंने आपके सामने लाहौर में, आपको पता ना कितने बड़े बड़े इलेक्शन अल्लाह की मेहरबानी से जीते हैं। इधर एक करंट चल रहा है। ये पाकिस्तान का वाहिद हल्का है जिसमें 76 साल से आज़ादी के बाद सिर्फ 2 खानदानों के MNA बने हैं, बारियों बारियां लेते हैं, 2 खानदान हैं। सब कौमों की तो मैं बेइंतहा एहतराम करता हूँ। इधर रावी की कौमें हैं, इधर महाजर हैं, आबादगार हैं, काश्तकार, गैर काश्तकार, मेहनत कश, हर किस्म के लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में। और आप देखेंगे 8 फरवरी को कि किस तरीके से हम पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इधर 2 खानदानों की सियासत ख़त्म करेंगे। तो हमें उसका ये लगता है कि आपको यकीन है कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को ये नशिस्त मिल जाएगी आपकी वजह से? अल्लाह करम करेगा जी। इस वक्त मेरी नज़र में, आपको पता है मैं 7वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरी नज़र में हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारे हक में जा रहे हैं। अल्लाह कामयाबी देगा हमें। अच्छा मायूं, अगर आपको मौका मिलता है तो आप कौन से 3 ऐसे इश्यूज़ हैं जो अब आप देख रहे हो, लोगों से जब मिल रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो, जिनको आप हल करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करोगे? सबसे बड़ा तो जी, आपने आज इस इलाके में अंदर फिर के देखा होगा, या तो अगर आप मेन सड़कों में रहे, अंदर बिल्कुल टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इधर बुरी हालत है सड़कों की, सीवरेज की, इधर तालीमी निज़ाम गांव तक नहीं पहुंचा हुआ, सेहत बिल्कुल नहीं मैसर। एक तो ये, दूसरा मेरे जहन में किसानों की 85% किसानों का इलाका है। मेरे जहन में बहुत सी पॉलिसियां हैं जिनको मैं पेश कर रहा हूँ। नौजवान मायूस है इस इलाके का, मैं उस नौजवानों की बात कर रहा हूँ, गरीबों की बात कर रहा हूँ। बहुत काम करने की जरूरत है इस इलाके में, और मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इलाके के सामने है, और इसी वजह से मुझे बहुत पजीराई मिली। और मैं इस इलाके में नया नहीं हूँ जी, इस इलाके ने मेरा जो ताल्लुक है मेरे कारोबार वाला, जिसने, आप यकीन करें, ये जो 2 खानदान है, मैंने जितनी नौकरियां दी हैं, 5000 नौकरियां मैं देता हूं, इन्होंने 76 साल में इतनी नौकरी नहीं दी होगी जितना ये मेरा एक इदारा ये नौकरी इस इलाके में देता है। हमें मुझे एक बात बताएंगे आप कि ये जो नौकरियों की हम बात करते हैं, आपका इदारा इसलिए देता है कि आपके वहाँ पे मिल है, लेकिन एक आदि मिल से ये मसला हल हो सकता है एक हल्के कौमी असम्बली के बेरोज़गारों का? नहीं, एक मिल से नहीं हो सकता। अब मेरे पास, आपके पास शायद इतना टाइम ना हो कि आप मेरा पूरा प्रोग्राम सुने, लेकिन मैं तो इधर इंडस्ट्रियल जोन लाने की बात कर रहा हूँ। नई मोटरवे जो बनी है M3 की, इस तहसील में इंडस्ट्रियल जोन लाऊंगा, सैकड़ों इदारे बनाऊंगा ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं हैं, बिल्कुल हॉस्पिटल है, बेड हैं, लेकिन दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। इफ्तिखार, इधर अगर कभी काम हुआ है तो मंजूर वट्टू साहब, आपकी शायद याद हो, आप ये इलेक्शनों में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और कवरेज भी करते हैं। इधर एक दफा मंजूर वट्टू साहब आए थे, ये ऊपर की तान्या वाला MPA सीट में, उनसे ना उनसे पहले काम हुआ कोई, ना उनके बाद हुआ। ये जो अस्पताल आप जिक्र कर रहे हैं तान्या वाला के, उस वक्त का बना हुआ है, लेकिन अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि उधर ना डॉक्टर है ना दवाई है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूं और अली गौहर बलोच साहब से अब मैं बात करूं। हमें आपको कुछ और ख़ास बात कहनी है अपने वोटर्स को, तो आप कह सकते हैं। मैं इफ्तिखार सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला एक मौका दिया करता है। NA97 तान्या वाला के वोटर्स को अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि 2 खानदानों की इजारादारी जो है उसको ख़त्म करें, और 8 तारीख को मुझे यकीन है कि वोटर मेरा साथ देंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आप हमारे साथ हैं। हुमायूं अख्तर साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ अली गौहर खान बलोच साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अली गौहर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। अली गौहर साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि इस इलाके के जो मसाइल हैं, अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो कौन से 2 बड़े अहम मसाइल हैं जिनको आप 5 साल के अंदर हल कर लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि तान्या वाला तहसील जो है इसका अलहदा इंटरचेंज नहीं है,
मोटरवे का, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी अप्रूव करवा ली है। और तो एक दूसरा सेकंड अलीगौर, एक सेकंड, ये जो इंटरचेंज बनवाते हैं इसका फ़ायदा तो बड़े लोगों को नहीं होता जिनकी ज़मीनें वहाँ पे करीब होती हैं, आम आदमी को इसका क्या फ़ायदा होगा? आम आदमी को ये है कि लाहौर हमारा सूबाई कैपिटल है और यहाँ से बहुत सारे बच्चे स्टडीज के लिए जाते हैं, बहुत सारे कामों के लिए लोग जाते हैं। पहले ये 3 घंटे की ड्राइव थी, इस इंटरचेंज के बनने से 1 घंटे की रह जाएगी। चले आगे चले। और दूसरी बात ये है कि डुअल कैरेज वे फैसलाबाद से ताजने वाला वो बनने के लिए जा रही है। और अभी बात हो रही थी कि इस इदारे ने 30 साल इस किसानों को लूटा है, उनके गन्ने के ऊपर इन्होंने कटौतियां लगाई हैं बहाने करके, उनकी पेमेंट 1-1 साल नहीं देते। अपना गौर बोलो, गौर गौर मेरी बात, झूठ बोलते हैं, गौर प्लीज दो जाती बात न करें, वो लफ्ज़ आप बात सुन लें पूरी भाई, आप बात सुन लें। आप बात सुने, बात करने दें। नहीं, मैं बात करने दे, कोई प्रोग्राम करना है जी हाँ, मैंने करना है, लेकिन एक तरफा तो नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। फिर आप सुन लें। जब इस आप कह रहे हैं कि वो कटौती करते हैं, क्या इस दौरान कोई भी सूबाई हुकूमत आपकी नहीं रही? नहीं, देखें बात ये है, इदारे जरूर मौजूद है, लेकिन जो किसान है वो मेजॉरिटी किसान छोटा ग्रोअर है, वो बेचारा इसका मुतम्मिल नहीं है कि लाहौर जाकर दरखास्तें, और जो दरखास्तें भी देते हैं उधर भी इन्होंने अपने साथ लोग मिलाए होते हैं, और वो बेचारे जितनी उन्होंने पेमेंट लेनी होती है उसके ऊपर ज्यादा अदालतों में खर्चा आ जाएगा, 30% कटौती लगाते हैं, फिर पेमेंट देते हैं। केन कमिश्नर गन्ने के ऊपर और कंडे के ऊपर अलग गमला करते हैं, अरबों रुपए यहाँ से अलीगौर जो केन कमिश्नर है, केन कमिश्नर क्या करते हैं? मुझे वोट क्यों नहीं दे रहे? अलीगौर इसलिए नौकरियों से निकाल रहे हैं इस इदारे से। अलीगौर ये पूरा एक माफिया है। अलीगौर मतलब है कि जिन्होंने, और इस वजह से इनके खिलाफ शदीद नफरत है, इनके खिलाफ हर साल प्रोटेस्ट होते हैं, और लोगों को मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट की अप्रूव सैलरी है वो भी नहीं देते। इस पर पिछले साल मुलाजमों ने एहतजाज किया, उनको इन्होंने नौकरियों से निकाल दिया, जो कहते थे कि जो गवर्नमेंट की सैलरी। आप इलाके की बात करना पसंद करेंगे मेरे साथ? आपका केन कमिश्नर नहीं होता? आपकी सूबाई हुकूमतें नहीं होती? देते हैं लोग एप्लीकेशन। हाँ, तो फिर ऐसे ही सारी बात, मेरा ख्याल है इसके अलावा भी कोई इशू हैं आपके इलाके के? सिर्फ यही आज हुमायूं की शुगर मिली ज़रा बहस आएगी, गलत है। आइए अस्पतालों की बात करें। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, इसकी जिम्मेदारी भी आप किसी एक फर्द पे डालेंगे? मैं बिल्कुल उसका जवाब देता हूँ। ये इन्होंने चौथी पार्टी तब्दील की है, आप फिर उनकी जात पर आ गए हैं। उन्होंने आपकी जात, प्लीज आप जातियात से मेरी बात सुननी है जी, मैं जातियात पे नहीं सुनूंगा। नहीं, जातियात पे नहीं सर, जातियात पे नहीं। आप सियासत पे तो उन्होंने बलोचों की बात की, 2 ग्रोह की बात की, बात आगे चलेगी। आप इश्यूज पे बात करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। आप इश्यूज पे आए, इश्यूज में चोरी और डकैती पर आए, अस्पतालों पर आए, आप तो बिल्कुल जातियात पर आ गए। आई एम वेरी सॉरी यार, आपने एमएनए बनना है। जातियात पे नहीं आ रहा, प्लीज आगे चलिए। नहीं आ रहा, नहीं, वो मुझे पता है कि आप देखें ना, ये अलीम खान साहब भाई हमारे इस्तेकाम पार्टी के हैं, आप इनकी प्रमोशन कर रहे हैं। मेरी बात सुनो मिस्टर ओ भाई अलीगौर, मैं आपको इंतहाई एहतराम से पुकार रहा हूँ। प्लीज आप मेरी इज्जत करें, मैं आपकी इज्जत करूँ। आपको मैंने दावत दी है, मैं आपकी बात सुनूंगा। जो आज के प्रोग्राम से मुतल्लिक है मैं हाजिर, लेकिन ऐसा तो ना करें ना। आप तो इश्यूज पर भी सुनने के लिए आइए, अस्पतालों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, चोरी डकैती पे बात करें, सड़कों पे बात करें। आप सुने ना, मैं सुन रहा हूँ। आप खामोश होंगे तो मैं बोलूंगा सर, आप खामोश होंगे तो मैं बात करूंगा ना। देखिए बात यह है कि पिछले 4 साल पीटीआई की गवर्नमेंट रही, उस 4 साल के अंदर इन्होंने अस्पताल, जिसमें कि 13 से 18 तक शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, इम्पोर्टेड मेडिसिन भी हर पेशेंट को फ्री में मिलती थी। शहबाज शरीफ साहब के टाइम में हमारा इमरजेंसी की अपग्रेडेशन हुई तांदावाला के हॉस्पिटल की। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो यहाँ से पायोडीन तक नहीं मिलती थी, इंसुलिन तक नहीं मिलती थी। इन्होंने हॉस्पिटल खाली कर दिए और वो सारा एक वो ढोंग रचा के सेहत कार्ड का, प्राइवेट हॉस्पिटल का अरबों रुपया जाया कर दिया। हॉस्पिटल में इस वक्त वाकई दवाई बहुत कम मिलती है, लेकिन वो 13 से 17 वाला टर्नओवर भी देखें जब अद्वियात फ्री मिलती रही है हॉस्पिटल। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, अलीगौर, मेरा आपसे आखिरी सवाल, कि आप समझते हैं कि जो इलेक्शन 8 को हो रहे हैं ज्यादा लोग वोट डालने आएंगे?
देखें वोट डालने आएंगे, ये भाई साहब तो वोट इलेक्शन खरीदने आए हैं, लड़ने तो आए नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन मुझे जाना है, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वातीन। वक्फे पर जब हम गए उससे पहले हमारे साथ अली गौर खान साहब थे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं हल्का 97 से। उनको कुछ बहुत बातें ऐसी करनी थी जो उनके एक मुखालिफ कैंडिडेट हुमायूं अख्तर के हवाले से थी। चलें, वो खुश रहें जैसा उन्होंने कहा। असूली तौर पे हमारा मकसद इन प्रोग्रामों का ये था कि हम जो उम्मीदवार हैं उनसे उनके हल्के के मसाइल और उनका हल उनसे पूछें। उनकी मर्ज़ी है, बहरहाल ये सियासतदान हैं, इनका हक़ है जैसा मर्ज़ी ये रवैया अख्तियार करें। मैं वापस आ गया हूँ स्टूडियो में। मैं रिमल रिजवान को कहता हूँ। रिमल, इस इलाके NA97 के बारे में आपके पास क्या है, ज़रा बताएंगी? इलाके की जानिब जाने से पहले कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान का कहना है कि NA97 के अवाम को गुलामी की जंजीरें तोड़ने का मौका मिल रहा है। दूसरी जानिब 11 हलकों में बैलेट पेपर्स की दोबारा प्रिंटिंग शुरू कर दी गई है। मज़ीद बात करें तो पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा कि कोशिश होगी छोटी जमात से मिलकर इत्तेहाद कर लिया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा हेर फेर पर नहीं बल्कि शेर पर मोहर लगानी है, इंतखाबात जीत कर IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और आखिर पे मौलाना फजलुर रहमान का कहना है बानिया PTI जेल में ना होता तो मुकाबले में ज़्यादा मज़ा आता। अभी आपके पास क्या है NA97 के बारे में, कोई फैक्शन फिगर हल्के के एदाद शुमार की जानिब चलते हैं। NA97 है फैसलाबाद की तीसरी नशिस्त, तांदलियांवाला भी इसे कहा जाता है। इसमें पोलिंग स्टेशंस की तादाद 341 है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स हल्के में 4,91,703 हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,72,265, जबकि खवातीन रजिस्टर्ड वोटर्स हल्के में 2,19,438 हैं। 2024 की जानिब चलते हैं और देखते हैं इस मरतबा कौन से उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे और इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे। तो 2024 में इस हल्के से जो उम्मीदवार आपस में मुकाबला करेंगे, सबसे पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हुमायूं अख्तर खान इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे, जिनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के अली गौहर खान बलोच, जबकि तीसरे उम्मीदवार आज़ाद हैं मोहम्मद सादुल्ला बलोच। 2018 के हवाले से बात की जाए और देखा जाए कि कौन से उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल रहे और इंतखाबात का हिस्सा बने, तो 2018 में ये नशिस्त NA103 थी। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर अली गौहर खान बलोच ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जिनका मुकाबला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद सादुल्ला बलोच ने, जबकि तीसरे उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शहादत अली खान थे। देखा जाए कि जीत और हार का तनासब क्या रहा, किसने किसको शिकस्त दी, वोटों का टर्न आउट क्या रहा, तो इस हल्के से अली गौहर खान बलोच, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, वो कामयाब रहे और मोहम्मद सादुल्ला बलोच को शिकस्त खानी पड़ी, जबकि हल्के का टर्न आउट कुल 48% के करीब रहा। आखिर पे चलते हैं 2024 में हल्के की सूबाई नशिस्तों की जानिब। 2024 के इंतखाबात में हल्के में सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें आती हैं, जिसमें PP 102 और PP 103 शामिल हैं। देखा जाए कि इलाके इन नशिस्तों में कौन कौन से आते हैं, तो PP 102 में तांदलियांवाला और झमरा का इलाका आता है, जबकि इसकी दूसरी और आखिरी नशिस्त PP 103 में गढ़ फतेह शाह वगैरह के इलाके शामिल हैं। शुक्रिया रिमल। अब मैं चाह रहा हूँ अपना फैसलाबाद और खुर्रम शहजाद साहब से। जी खुर्रम साहब, आप मेरे साथ हैं? जी मैं आपके साथ। खुर्रम साहब, ये काफ़ी तीखा इलेक्शन मुझे होता नज़र आ रहा है इस हल्का 97 में। हुमायूं अख्तर, अली गौहर खान, सादुल्ला बलोच और नदीम खान बलोच के दरमियान, क्योंकि एक दोस्त जो थे वो काफ़ी अपना उनके लहजे में थोड़ी सी रंजिश भी थी और एक एग्रेसिवनेस भी थी। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंतखाब 8 को होने जा रहा है, ये इसमें सब ठीक रहेगा? जी, जो रंजिश है या जो उसमें वो गुस्सा नजर आया, तो ये तो सवाल इन्हीं से ही बनता है कि इससे पहले इनके भाई जो है वो यहाँ से MNA रहे, फिर अली गौहर बलोच जो है वो यहाँ पे MNA रहे, और जिन मसाइल की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने फैसलाबाद तांदलियांवाला रोड की बात की, तो ये तकरीबन कोई अरसा 20 से 25 साल से ये रोड के ऊपर जो है सियासत कर रहे हैं, और इसी रोड से ये लोगों से जो है वोट मांगते हैं और फिर 5 साल जो है वो उनको भूल जाते हैं। और अब ये पहली मर्तबा ये हुआ है कि इस्तेकाम पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने नेशनल असम्बली के लिए भी जो है उम्मीदवार उतारा है और जो है वो सूबाई असम्बली के लिए भी जो है उम्मीदवार सामने आए हैं।
तो जब एक नई पार्टी के उम्मीदवार सामने आए हैं तो जिस तरह लोगों को इन्होंने यहाँ पे पसमानदा रखा, मैं ये बताऊं कि ये इस इलाके का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे मवेशी चोरी होते हैं, ये जराइम पेशा अफराद की हमाजगाह। तो ये जो है एमएनए एमपी जब ये मुंतखब होते हैं, दीगर पार्टियों के मुंतखब होते रहे, मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर जो है वो बारियां ली, तो ये लोग ये क्या करवाते हैं, ये सिर्फ लोगों की अपने डेरों पर बिठा के सुलह करवाते हैं और उन लोगों को वहां पे बुलाते हैं और सिर्फ अपने मामलात को हल करते हैं। लोगों के मसाइल से इनको कोई हल नहीं, कोई सरोकार नहीं। खुरम, मैंने ये सवाल किया था चोरी और डकैती का और अस्पताल में अद्वियात का, लेकिन शायद वो अद्वियात वाले सवाल के जवाब में तो उन्होंने कुछ कहा कि शहबाज शरीफ के दौर में कुछ बेहतरी आई, लेकिन जो चोरी और डकैती के मामलात के बारे में उनके पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं था कि अगर जब वो मुंतखब हो जाएंगे तो उसका वो क्या हाल निकालेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। अब हम लाहौर में आ रहे हैं। जी आसिम, आपने सुना जो वो दोस्त कह रहे थे? मैं खुरम साहब की बात से बिल्कुल सेकंड करूंगा। और जैसे कि देखिए, आपका तो फोरम या हमारा फोरम जो है वो है, हम इन्हें मौका दे रहे हैं कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं, बताएं आपका मंशूर क्या है। अच्छा, वो मंशूर को छोड़ के अली रजब बलोच के भाई अली गौहर बलोच वो आगे के जनाब यहाँ पर हम उन्हें कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास इस हल्के में ख़ास तौर पर अब उनके पास कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं बच रही, क्योंकि वहाँ पर जो जैसे कि खुरम ने बताया ना कि लोगों के जानवर चोरी होते हैं तो उनकी सुलह कराई जाती है, वो सुलह वैसे नहीं होती, उसके बाद पैसे लिए जाते हैं। एक मिनट, और जो आसम एक मिनट, ये अपना खुरम, ये मसला वही है कि रावी पार से इधर से चोरी की और रावी पार ले गई, ऐसा ही मसला चलता है वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यही आपको बताने लगा था। ठीक है, मैं आसम जी, बकायदा रावी के अंदर हमाजगाहें बनाई हुई हैं, वहां पर जो है स्टे करवाया जाता है और फिर उसको पार कर दिया जाता है। ये बेड ऑफ द रावी है। ये लोग तो नहीं करवाते, लेकिन ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं और फिर चोरी करके ले जाते हैं और वहाँ पे जाके हमाजगा बना लेते हैं। जी आसम, यही एक है कि हम राजनपुर की तरफ भी चले जाएं, जहाँ पर वहाँ पर सिंध का लगेगा, जहाँ पर आपको दरिया का इलाका गैर है, वहाँ पर आपको जराइम पेशा अफराद बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। मैं ये नहीं कहता NA97 पर वापस आ गया कि तानरे वाला ये बेड ऑफ द रिवर के ऊपर है। अब बेड ऑफ द रिवर पे हम अगर लाहौर के हम नारंग वाली साइड पे बात कर लें, उधर भी ये चीज़ें, लेकिन वो कम है कि वहाँ पर कंट्रोल रेंजर्स का दीगर चीज़ों का। ये मिड ऑफ द प्रोविंस है इलाका, और जब मिड के अंदर आते हैं तो वहाँ पर उस तरह सर्विलेंस उस तरह नहीं है। फिर बाकायदा जो SHO DSP का जो चक्कर है ना, वो इसके अंदर बड़ा मैटर करता है। जहाँ तक रही बात के इलेक्शन के ऊपर कैसे कैंपेन चल रही है, यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो आयशा रजब बलोच, जो कि अली रजब बलोच की अहलिया थी, बेवा है, वो जो शामिल हुई है इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान में, उसके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है हुमायूं अख्तर खान को, और उसका नुकसान हुआ है, उसका नुकसान हुआ मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, और इसीलिए वो ज़्यादा, और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट वो वैसे ही डोमिनेट नहीं करता था। तीसरा जो इसमें कैंडिडेट है वो है PTI का, और वो भी बलोच, उनका जो है बरादरी है सादुल्ला बलोच, और उनके वोट की बड़ा अच्छा मुकाबला था। जब बाई इलेक्शन हुआ था तकरीबन 10 से 1,000 की ये लीड थी। तो इस मरतबा PTI का, क्योंकि वहाँ पे कंपेन नहीं हुई, उसका वोट जाएगा IPP की तरफ। आसम, ये सवाल खुरम शहजाद तक ले जाओ। अच्छा खुरम शाह साहब, ये तो होगी ना बातें, आप खुरम साहब आप ये बताएं कि आप इस इलाके में समा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान के हर जगह पे मसाइल एक जैसे हैं। ये आज हमारा जो प्रोग्राम है 18वां प्रोग्राम है, जो हमने पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए किया। हमने सिंध कवर किया, पंजाब कवर किया, खैबर पख्तूनख्वा कवर किया, बलूचिस्तान कवर किया, और आज ये पंजाब के हवाले से हमारा आखिरी प्रोग्राम है। मैंने महसूस किया कि तमाम जगह पे 4 बुनियादी मसाइल हैं: पानी का, तालीम का, बेरोज़गारी का और इंसाफ का। क्या वजह इतने सालों से 4 बुनियादी मसाइल हल नहीं होते? मैं अगर आपसे ये सवाल करूं खुरम साहब कि अगर मुकामी हुकूमतें भी कायम कर दी जाएं तो क्या ये मसाइल हल होने में कोई आसानी होगी? अच्छा, अगर हम इसको डिवाइड करें ना इलाकों के हिसाब से, जो शहरी हल्के हैं वहाँ पर तो कहीं ना कहीं नज़र जो है वो पड़ती है।
ज्यादातर मसाइल जो हैं इन हवाले से वो दही इलाकों में ही हैं, क्योंकि जिस तरह तांदलियां वाला है ये एक दही इलाका है। अगर यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम जो है वो राइज कर दिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम असल ये है कि वो फोकस ही नहीं है उन लोगों का जो जहाँ पे बेसिकली बल्दियाती निज़ाम अगर यहाँ पर NA 97 में कर दिया जाता है तो भाई मसला तो ये होना चाहिए ना, लोगों को साफ पानी, भाई वहाँ पे लोगों को साफ पानी तो वो बाद में चाहिएगा, पहले तो उनको ये कि ये जो जराइम पेशा अफराद हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं, जिनको जो है सपोर्ट की जाती है, तो वो वहाँ से निकलें, वो वहाँ से दूसरी जगह जाएंगे तो वो मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। क्योंकि जो लोग कहीं और से आके यहाँ पे रहते हैं उनका ये मसला नहीं है कि उनको साफ पानी मिले, उनका ये मसला नहीं है कि उनको जो है सड़कें मिलें, वो तो चाहते हैं कि सड़कें ऐसी हों जहाँ तक कोई पहुँच ना सके, वो तो चाहते हैं कि कोई ऐसा। खुर्रम साहब ये तो बड़ा जालमाना अप्रोच होगी कि वो चाहते हैं कि सड़कें ना बने, मैं नहीं मानता, मतलब उनकी ख्वाहिश तो होगी। आखिरकार जिन लोगों से वोट लेके आपको इज़्ज़त मिलती है, जिन लोगों का वोट लेके आप असेंबली के रुकन बनते हैं, उनका कोई तो मदद तो हमें करनी चाहिए। मेरे पास तशरीफ़ रखते हैं लाहौर में आज के एस्ट्रोलॉजिस्ट शेख जवाद जावा, आइए इनसे भी बात करते हैं। शेख साहब, क्या आप समझते हैं इस हल्के के बारे में जो हम ज़ेर बहस रहे हैं, NA 97 और ये हुमायूं अख्तर, अली गौहर ख़ान, सादुल्लाह बलोच, इनके बारे में क्या? सर वैसे तो इस हल्के में 4-5 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुझे जो डाटा मिल सका वो इन्हीं 3 लोगों का मिल सका। हुमायूं अख्तर साहब हैं, अली गौहर ख़ान साहब हैं और सादुल्लाह ख़ान साहब हैं। जो प्लानिटरी पोजीशन है वो 2 पर्सनस की स्ट्रॉन्ग है, हुमायूं अख्तर ख़ान साहब की और सादुल्लाह ख़ान साहब की। ये 2 पर्सन हैं जिनकी प्लानिटरी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम इसको कंक्लूजन लें कि भाई एट द एंड हमें होता क्या नज़र आता है, तो मेरे ख्याल से हुमायूं अख्तर साहब जो है वो विन करते नज़र आते हैं जी। ये बिल्कुल क्लियर जो है वो पिक्चर। क्या वजह है स्टार्स की? प्लानिटरी पोजीशन जी, हुमायूं अख्तर साहब जो हैं ये एरीज़ हैं और सादुल्लाह ख़ान साहब जो हैं ये कैप्रिकॉर्न हैं। ये दोनों साहब इस वक्त जो है वो मजबूत प्लानिटरी पोजीशन के हामिल हैं, दोनों ही। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, मैं पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं दे रहा, मैं जो प्लानिटरी पोजीशन है उसके हिसाब से दे रहा हूँ आपको, तो हुमायूं अख्तर साहब की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। आसम ये तो सितारों का हाल, मैं तो सितारों का हाल है, यहाँ कुछ सियासी बयान नहीं है। मैं तो मानता नहीं सब, मैं तो इसीलिए आपको कहा कि प्लानिटरी पोजीशन ये है इनका। मेरे पास तो मेरे हाथ में है ना, मेरे पास तो प्लानिटरी पोजीशन सबके ज़ोडिक साइन मेरे सामने है। ये 8 को जो इंतखाब हो रहा है, नॉट जस्ट 8, हुमायूं अख्तर साहब और सादुल्लाह, ये पिछले तकरीबन 1 महीने से दोनों स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। अच्छा। 1 महीने से, और ऑन द डे मैं आपको स्पेशली कहूँगा कि बहुत टॉप पे जो हैं वो हुमायूं साहब हैं। देखिए ये बात अगर मैं इसे थोड़ा सा, ये तो ये सीट, ये मैं एक सीट तो मिल गई अपना इस्तेकाम पार्टी को। मैं कल आपको बताया था, कल मैं वो नवाज शरीफ के साथ जलसे में उधर किया हुआ था, तो वो जाने का मकसद ये होता है कि हम पूरे ही फिर हल्के को देखते हैं। तो आप यकीन कीजिएगा, मैं ये फैसलाबाद से हटके है तांदरिया वाला, उस तरह मैं नहीं जा सका, लेकिन एक गाड़ी के अंदर एक ग्राउंड लगा, उतर के मैं उस तरह देखा। लेकिन लोगों के अंदर जो है ना, वहाँ पे IPP की बड़ी ब्रांडिंग हुई है। नून लीग के भी कैंडिडेट अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहे, कहीं भी इश्तिहारात, वैसे भी इस बार उन लोगों ने सब बात बन गई है, इनका निशान उकाब है ना, उनका उकाब है। अच्छा, वो लोग समझ रहे साड़ी गल बन गई, पैसा की लाना है। तो एक लोगों को जो एक फैक्टर आया ना कि जो आज़ाद उम्मीदवार PTI के वो लोग कम हुए, उससे भी लोग जो है ना, जो इलेक्शन की गहमा गहमी वो कम हुई। लेकिन एक फैक्टर बड़ा तेजी से आया, मैं बता रहा हूँ, वहां पर कंपेन ये हो रही है, वहां पर कोई फोतगी होती है, ये जनाब मुझ बुक्कल मारी, कपड़ा मारा, और जनाब गे फातिहा पढ़ी, वहाँ पे जफ्फी डाली, और मैं वेख लिया सलाच भी आ गया वहाँ। तो उसका इन्हें उसका बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए मैं बात कर रहा था कि हम कैंडिडेट की अली गौहर की बात कर रहे हैं, हुमायूं की बात कर रहे हैं। तीसरा जो है हमारे पास वो है सादुल्लाह बलोच, वो शहादत बलोच का जो उनकी गालिबन रिलेटिव था, तो इनकी भी काफी ज्यादा। साहब के पास चलते, आप तो अपना वीलॉग भी करते रहते हो, आपको तो नहीं, मैं तो आपको मैं खुर्रम शहजाद साहब के पास चला जाऊँ, क्योंकि हल्का 97 खुर्रम शहजाद हमारे ब्यूरो चीफ। खुर्रम, ये जो इलाके में बलोच, वट्टू, अराई और खर्ल हैं, इनका झुकाव आप किसी ख़ास उम्मीदवार की तरफ है या ये बिखर के वोट देंगे?
नहीं, अभी जो सिचुएशन जो है ना, इसमें वोट जो है वो सारा डिवाइड हो गया, क्योंकि तीन जो है पार्टियां जिसमें नून लीग है, एक आज़ाद उम्मीदवार है और पीपल्स पार्टी, ये तीनों जो है उम्मीदवार वो बलोच फैमिली से है, वो बलोच बरादरी से हैं। तो इस वजह से वोट जो है वो मैक्सिमम जो है वो बिखर गया है। पहले ये होता था कि वो 2 कैंडिडेट्स को मिल जाता था, 2 जो है वो पीछे रह जाते थे, लेकिन अब सिचुएशन ये है और ये डिवाइड हो गया है बाकायदा तौर पे फैमिलियों में भी। ठीक है शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें बहुत हमारी मदद की इस इलाके के मामलात को भी समझने की, बरादरियों को समझने की, मसाइल को समझने की। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ थे अपना आसम नसीर साहब। आसम नसीर साहब ने इस इलेक्शन कैंपेन में अपने आप को ये साबित किया है कि ये वीलॉग भी कर सकते हैं और इसके साथ रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, और ये इन्होंने आज इम्प्रेशन दिया है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के जलसों में भी जाते हैं। मेरे साथ थे अपना यहाँ पे दोस्त जो तशरीफ़ रखते एज ए एस्ट्रोलॉजिस्ट शेख जवार साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सारी ट्रांसमिशन में रिमर रिजवान मेरे साथ मौजूद थी। ख्वात हज़रात, समा टीवी की तरफ से हमने ये कोशिश की कि इलेक्शन 2024 इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्रोग्राम में हम इलाकों की बात करें, उम्मीदवारों से बात करें, वहाँ के मसाइल की बात करें और उन उम्मीदवारों से पूछें कि वो उन मसाइल का हल क्या सोचते हैं। आज का ये प्रोग्राम मेरा ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। इससे पहले मैं आपसे खुदा हाफ़िज़ कहूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी सारी ट्रांसमिशन टीम का। ये जो प्रोग्राम हम करते हैं, जो आप हमारी शक्ल देखते हैं, असल में इसको आप तक पहुँचाने के लिए पीछे एक पूरी टीम काम करती है, जिसमें कैमरा मैन हैं, जिसमें लाइट वाले लोग हैं, जिसमें लाइन मैन हैं, जो तारें बिछाते हैं, जो हमें कनेक्ट करते हैं। एक पूरी टीम का काम होता है। मैं सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ इस सारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को भरपूर अंदाज में निभाया। अल्लाह ताला उनको और खुशियाँ अता करे और मुझे आपसे इजाज़त चाहनी है। खुदा हाफिज़।